सोचिए, एक सुबह आपकी आंख खुलती है और पूरा समुद्र अचानक गायब हो चुका है। जमीन सूख चुकी है और कीचड़ के नीचे छिपे लाखों घातक जीव बाहर निकलने लगे हैं। एक माँ, दो छोटे बच्चे और उनके सामने खड़ी मौत। समय तेजी से निकल रहा है और उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज हम समझाने जा रहे हैं सर्वाइव 2024। कहानी की शुरुआत कैरेबियन सागर के बीचों बीच तैरते एक खूबसूरत यॉट से होती है। यहाँ एक छोटा सा परिवार अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहा है। माँ जूलिया समुद्र की ठंडी लहरों का आनंद लेने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे अपने पैरों के पास एक अजीब सी हरकत का एहसास होता है। वह ध्यान से इधर उधर देखती है, लेकिन पानी पूरी तरह शांत है। उसे लगता है कि शायद यह उसका वहम है, इसलिए वह फिर तैरने लगती है। लेकिन कुछ सेकंड बाद वही एहसास दोबारा होता है, इस बार थोड़ा और स्पष्ट। न कोई मछली, न कोई लहर, लेकिन जैसे कोई चीज उसे छूकर निकल गई हो। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह डरते डरते यॉट की तरफ तैरना शुरू करती है। अचानक पानी के नीचे से कोई ताकत उसके पैर को जोर से पकड़ती है। जूलिया घबराकर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज पानी में दब सी जाती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक में खोई होती है, इसलिए उसे माँ की चीखें सुनाई नहीं देती। पति टॉम और बेटा बेन यॉट पर मछली पकड़ने में व्यस्त रहते हैं। पानी बार बार उसके मुंह में चला जाता है, जिससे जूलिया आवाज भी ठीक से नहीं निकाल पाती। कुछ देर बाद टॉम को अचानक एहसास होता है कि जूलिया काफी देर से दिखाई नहीं दी। वह इधर उधर देखता है और दूर पानी में जूलिया संघर्ष करती दिखती है। टॉम एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वह बच्चों को आवाज देता है, यॉट को उसी दिशा में मोड़ता है और खुद पानी में छलांग लगा देता है। काफी कोशिश के बाद वह जूलिया तक पहुंचता है और उसे पकड़कर वापस यॉट की तरफ तैरता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। पूरा परिवार घबराहट में जूलिया को संभालने लगता है, लेकिन जूलिया खुद को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद बड़ी लहर या पानी के दबाव से उसे ऐसा लगा होगा। रात होते होते माहौल शांत हो जाता है और सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। इस दौरान कैसी अपने बॉयफ्रेंड की वीडियो कॉल करने के लिए लैपटॉप लेकर डेक पर चली जाती है। कॉल कनेक्ट होती है और उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के आसमान में काले डरावने बादल छाए पड़े हैं। कुछ सेकंड बात होती है, लेकिन अचानक वीडियो ग्लिच होने लगता है और स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कैसी तुरंत अंदर आती है और परिवार को यह बात बताती है, लेकिन टॉम कहता है कि इतनी दूर समंदर में होने की वजह से नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है। उसी वक्त यॉट के बाहर समुद्र में अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। सब बाहर भागकर देखते हैं कि दर्जनों व्हेल मछलियां पानी की सतह को चीरते हुए आगे बढ़ रही हैं। टॉम समझाता है कि व्हेलें अक्सर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब कोई बड़ा तूफान आता है तो उनका नेविगेशन गड़बड़ा जाता है और तब वो इस तरह रास्ता भटक जाती हैं। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन संतुलन खोकर गिर जाता है। टॉम को शक होता है कि शायद यॉट को कोई नुकसान हुआ है, इसलिए वह डाइविंग गियर पहनकर पानी के नीचे चेक करने चला जाता है। कई मिनट बाद जब वह वापस आता है, उसके कंधे से खून बह रहा होता है, जैसे किसी धारदार चीज ने गहरा घाव कर दिया हो। जूलिया तुरंत फर्स्ट एड निकालकर उसके घाव को सीती है। टॉम कहता है कि अंधेरे में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विशाल जीव उसके पीछे तैर रहा हो, लेकिन जब वह मुड़ा तो वह यॉट के प्रोपेलर से टकरा गया। वह स्पष्ट रूप से कहता है जो भी चीज वहाँ थी वो बहुत बड़ी थी। यॉट में भी काफी नुकसान हुआ, इसीलिए वे रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन न तो रेडियो काम करता है और न ही फोन में कोई सिग्नल आता है। अचानक कैसी चिल्लाती है, पर पता चलता है कि बेन मजाक कर रहा है। एक डरावना मास्क पहनकर उसके पीछे खड़ा है। कुछ समय बाद इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है और यॉट समंदर के बीच फंस जाती है। जूलिया को रेडियो में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वे इतनी टूटी फूटी हैं कि समझ में नहीं आती। टॉम बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का पानी और खाना बचा है और अब उनकी एकमात्र उम्मीद किसी गुजरती हुई बोट से है। तभी रडार पर कुछ पकड़ा जाता है। गहरी धातु सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सब बाहर आते हैं और आसमान की तरफ देखते ही उनकी सांसें रुक जाती हैं। सैकड़ों आग के गोले धरती की तरफ गिर रहे होते हैं। जहाँ जहाँ ये गिरते हैं जबरदस्त धमाके होते हैं। एक आग का गोला उनके बिल्कुल पास पानी में टकराता है और टॉम तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद इंजन चलता है, लेकिन तभी एक और धधकता गोला जमीन से टकराता है और पूरा इलाका हिल जाता है। परिवार एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। टॉम समझ जाता है कि ये उल्का पिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स गिर रहे हैं। कुछ ही देर में यॉट से धुआं उठने लगता है। इंजन फेल हो गया है। हवा तेज होती जाती है और परिवार अंदर छिप जाता है, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि कंपास पागलों की तरह घूम रहा है। लहरें यॉट को धक्का देती हैं और बेन गिरकर घायल हो जाता है। टॉम किसी तरह लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। अचानक बिजली चली जाती है और टॉम पावर बॉक्स का बटन दबाता है, जिससे लाइट वापस आ जाती है। जूलिया की नाक से खून टपकने लगता है और कैसी सिंक के पास जाकर उल्टी कर देती है। जैसे जैसे तूफान बढ़ता है, एक तीखी चुभती हुई आवाज पूरे यॉट में गूंजती है। हवा दरवाजे तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और फिर हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। अगली सुबह परिवार आंखें खोलता है। जिंदा होने पर यकीन ही नहीं होता। यॉट आधी टूटी हुई थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समुद्र गायब हो चुका था। यॉट अब सूखी जमीन पर फंसी थी। चारों तरफ पानी की जगह कीचड़, रेत और मरे हुए समुद्री जीव पड़े थे। कैसी नेटवर्क खोजने की कोशिश करती है, लेकिन मोबाइल पूरी तरह डेड है। बेन जमीन पर पड़े 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास उठाता है और दंग रह जाता है। कंपास उल्टा घूम रहा है। ऐसा घटना आखिरी बार 7 लाख साल में हुई थी। कैसी दुखी हो जाती है। उसे लगता है शायद उसका बॉयफ्रेंड मर गया। जूलिया उसे सांत्वना देने आती है, लेकिन कैसी गुस्से में उसे दूर कर देती है और अकेले चुप हो जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाई चेक करते हैं। बेन अपने बर्थडे
वाले नीले गुब्बारे पत्थर से बांध देता है ताकि शायद कोई और सर्वाइवर दूर से देख ले। टॉम फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार किसी टॉम और उसका परिवार एक अजीब स्थिति में फंसे हैं। उनकी सबमरीन समुद्र की अजीब गायब होने के कारण सूखी जमीन पर अटक गई है। टॉम की आवाज में चिंता है जब वह बताता है कि धरती के मैग्नेटिक पोल्स उलट चुके हैं। समुद्र जो कभी जीवन का प्रतीक था अब पीछे हट चुका है और कई हिस्से जमीन में धंस चुके हैं। संचार प्रणाली लगभग खत्म हो चुकी है और आसपास कोई जीवित इंसान नहीं है। वह चेतावनी देता है कि पोल्स अपनी जगह पर लौटने वाले हैं और संभवतः एक हफ्ते में समुद्र का दबाव वापस लौटेगा। टॉम बच्चों और जूलिया को याद दिलाता है कि जब पानी लौटेगा तो उसकी ताकत अत्यधिक खतरनाक होगी, इसलिए उन्हें जल्दी से किसी ऊंची जगह की तलाश करनी चाहिए। उसके साथ जो साथी था वह एक दुर्घटना में मारा गया और सबमरीन में केवल 3 लोगों के बैठने की जगह है। जूलिया और टॉम उससे विनती करते हैं कि कम से कम उनके बच्चों को बचा ले। उस अजनबी इंसान ने उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दिए जिससे पता चलता है कि अगर वे वहां पहुंच गए तो सबमरीन उन्हें सुरक्षित ले जा सकती है। टॉम का गणना करता है कि वहां तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वह अपने परिवार को बताता है कि आज रात आराम करें क्योंकि सुबह से यात्रा शुरू करनी होगी। रात के दृश्य में अगली सुबह सभी लोग अपने सामान को पैक कर रहे हैं। तभी टॉम की नजर पास की झाड़ियों में एक अजीब आदमी पर पड़ती है जो लंगड़ाता हुआ हाथ में हारपून पकड़े हुए है और उसके साथ एक कुत्ता भौंक रहा है। टॉम शांति से उस आदमी को पानी की बोतल थमाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह आदमी अचानक बोतल को टॉम के सिर पर दे मारता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार लात जमा देता है। जूलिया डर कर भागने लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वह अजनबी टॉम के पेट में हारपून घुसा देता है। टॉम दर्द से तड़पता है और फिर वह पागल आदमी उसकी गर्दन भी काट देता है। जूलिया अपने हाथ पर हाथ रखकर चीखते हुए यार्ड की ओर भागती है। भागते भागते वह हारपून का दूसरा वार झेलती है जो उसके कंधे पर लगता है। वह अंदर आती है और बच्चों को चिल्लाकर कहती है, छुप जाओ। कैसी और बेन सोफे के नीचे सिकुड़कर छिप जाते हैं। जूलिया बच्चों को एक फ्लेयर गन देती है और खुद चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वह आदमी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और अंततः भीतर घुस आता है। वह पहले खाने पीने की चीजें उठाता है, फिर यार्ड के हर कोने में बच्चों को ढूंढना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह बाथरूम के पास पहुंचता है, लेकिन जूलिया चतुराई से एक छोटे से वेंट से रेंगकर बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह चुपचाप यार्ड के दूसरी तरफ चढ़ने लगती है, उसका कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर कूदता है और जूलिया मजबूर होकर चाकू से कुत्ते को मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वह अजनबी बाहर आता है। उसके चेहरे पर अपने कुत्ते की लाश देखकर एक क्रूर गुस्सा भड़क उठता है। जूलिया बनाम कातिल। जूलिया टूटी हुई खिड़की के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश करती है। तभी वह आदमी तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। जूलिया को पकड़कर वह उसे एक झटके से मुक्का मारता है। जूलिया गिर जाती है, लेकिन फर्नीचर का सहारा लेकर फिर से उठने की कोशिश करती है। वह आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है, फिर उसकी कलाई पर पैर रखकर चाकू गिरा देता है। जूलिया के बाल पकड़कर वह उसका सिर जोर से फर्श पर पटखनी देता है और सोफे पर धकेल कर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब डर के मारे देख रहे होते हैं। अचानक कैसी हिम्मत जुटाती है और बाहर निकलकर फ्लेयर गन चला देती है। फ्लेयर सीधा उस आदमी की कमर पर लगता है। उसकी पूरी पीठ जलने लगती है। यार्ड के अंदर भी आग फैलने लगती है। बच्चे वहां से भाग जाते हैं। जूलिया खुद को खींचती हुई उठती है, जैकेट, मैप और बैग उठाकर भाग पड़ती है। बेन और कैसी अपने पिता की लाश के पास जाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। जूलिया भी टूटकर उनके साथ बैठ जाती है। तीनों की आंखों से आंसू नहीं रुकते। वे अपने पति और पिता को आखिरी विदाई देते हैं, लेकिन तभी वह जलता हुआ पागल आदमी फिर से बाहर निकल आता है। फैमिली तुरंत भागती है। कुछ ही सेकंड में यार्ड एक जोरदार धमाके के साथ हवा में उछलकर फट जाती है। जंगल, पीछा और डर। थोड़ी दूर भागने के बाद परिवार एक छोटे झरने के पास रुकता है। कैसी को शक होता है कि शायद वह आदमी गुब्बारे देखकर यहाँ तक पहुंचा और ये सुनकर बेन खुद को कसूरवार समझने लगता है। जूलिया उसे समझाती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, हमें चलना बंद नहीं करना चाहिए, वह अभी भी जिंदा है। रास्ते में बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर कांप उठता है। तभी जूलिया को दूर से वह आदमी फिर दिखाई देता है। सब भागने लगते हैं और रेत की ढलान से फिसलकर नीचे गिर पड़ते हैं, जहां जहरीला कचरा फैला हुआ होता है और मृत समुद्री जीव पड़े होते हैं। धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि समुद्र के नीचे टनों प्लास्टिक जमा हो चुका है। हर तरफ सड़ते हुए जीव, बदबू और जहरीली सड़न फैली हुई है। बेन लड़खड़ाने लगता है, उसका शरीर थक गया है, डिहाइड्रेशन करीब है। जूलिया पानी की बोतल निकालती है, लेकिन उसे झटका लगता है। पानी लगभग खत्म है। कैसी कांपते हुए कहती है, शायद मैंने ढक्कन पूरा बंद नहीं किया। जूलिया गुस्से में चीखती है, तुम्हारी एक गलती ने हमारा पानी खत्म कर दिया। कैसी तड़प कर जवाब देती है, फर्क क्या पड़ता है, हम वैसे भी मरने वाले हैं। इस प्लेन का सीन अक्सर की तरह बहस के बावजूद वे आगे बढ़ते रहते हैं। जल्द ही उन्हें रेत में ढंसा हुआ एक क्रैश प्लेन मिलता है। अंदर कुछ खटर पटर सुनाई देती है और बच्चे डर जाते हैं, पर अंदर सिर्फ कुछ पक्षी होते हैं। वे फैसला करते हैं कि रात यहीं इसी प्लेन में बिताई जाएगी। थोड़ा सा स्नैक बचा है, उसे शेयर किया जाता है। वहीं जूलिया को टॉम की जैकेट में उनकी
फैमिली की फोटो मिलती है। वह तस्वीर उसे तोड़ देती है। कैसी धीमे से पूछती है, माँ आपकी और डैड की लव स्टोरी कैसी थी? आंखों में आंसू लेकर जूलिया मुस्कुराती है, टॉम मेरा मरीज था। एक दिन उसने मुझे फूल और एक प्यारी सी कविता देकर अपनी मोहब्बत जाहिर की थी। रात का खौफ और मौत। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर टहलने जाती है। अचानक वही डरावना आदमी उसके पीछे आकर उसे पकड़ने की, वह पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से हमले करती है। आदमी खून से लथपथ गिर जाता है। कैसी अपनी माँ को कसकर गले लगा लेती है। अगली सुबह उसकी लाश पर कीड़े रेंग रहे होते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि उसके शरीर पर कई काटने के निशान हैं, यानी इस इलाके में कोई बेहद खतरनाक जीव मौजूद है। जैसे ही वे वहाँ से निकलते हैं, उसके मुंह से केकड़े बाहर निकलने लगते हैं, जैसे अंदर से उसे खा रहे हो। धूप लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए फैमिली अपने सिर कपड़ों से ढक लेती है। बेन की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। चलना मुश्किल हो जाता है। तभी रास्ते में उन्हें कुछ पुरानी टूटी हुई कुर्सियां मिल जाती हैं। जूलिया और कैसी उन्हीं कुर्सियों का इस्तेमाल करके ढाल जैसा एक छोटा सा टेम्पररी शेल्टर बना लेती है, ताकि बेन को धूप से राहत मिले। जूलिया अपने बैग से इंजेक्शन निकालती है और बेन को लगाती है ताकि उसकी हालत संभल सके। वह फैसला करती है कि अब रात यहीं बिताई जाएगी। सुबह होते ही जूलिया को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह बाहर निकल कर देखती है, हजारों क्रैब्स का बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। घबरा कर वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें दूर एक विशाल कार्गो शिप दिखाई देता है। वह उम्मीद में वहां पहुंचते हैं। शिप पर 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। उनमें से एक औरत फैमिली की मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी तुरंत इनकार कर देते हैं। वे दरवाजा बंद करके फैमिली को बाहर छोड़ देते हैं और कंटेनर लॉक कर देते हैं। इस बीच क्रैब्स पास आते जा रहे होते हैं। जूलिया बच्चों को ऊपर चढ़ाती है। खुद ऊपर चढ़ने ही लगती है कि कई क्रैब्स उसके पैर पर काट लेते हैं। वह दर्द से चीखती है, लेकिन बच्चे उसे पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं, वरना वह नीचे गिर जाती। कंटेनर की दीवार में एक छेद होता है और उसी छेद से क्रैब्स अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स गोलियां चलाते हैं, लेकिन क्रैब्स उन पर टूट पड़ते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत के होल तक चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे से क्रैब्स उसे भी खींच लेते हैं। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर फैमिली कांप जाती है। जूलिया अपने कांटे हुए पैर पर पट्टी बांधती है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा है कि वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है, वह खुद को एक भयंकर रेत के तूफान के बीच अकेला पाती है। चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता। वह डरकर बच्चों को पुकारती है, घबराकर चिल्लाती है। फिर उसे पास एक मरी हुई औरत का हथियार मिलता है, जिसे वह उठा लेती है। अचानक उसे कैसी की आवाज सुनाई देती है। कैसी बताती है कि वह और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर वे दोनों बेन को ढूंढते हैं, जो एक खुले कंटेनर में छुपा हुआ मिलता है। वह सुझाव देता है कि तूफान खत्म होने तक हम यहीं रुकते हैं। जूलिया अपने जख्म को संक्रमण से बचाने के लिए टॉम का लाइटर निकालती है और जख्म पर आग लगाकर उसे बंद करती है। दर्द इतना तीखा होता है कि वह चीख भी नहीं पा रही। तूफान रुकने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारी पानी की बोतलें होती हैं। बच्चे खुशी से उन्हें पकड़ लेते हैं। बॉडीज चेक करते हुए उन्हें एक रेडियो और एक बंदूक मिलती है। जूलिया रेडियो से संपर्क करती है और जानकारी देती है कि मैप खो गया है। नाव वाला बताता है कि उन पर हमला आर्थ्रोपॉड्स ने किया था। ये समुद्री जीव हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर पागल और खतरनाक हो गए हैं। समुद्र उम्मीद से बहुत पहले वापस आने वाला है और उनके पास बहुत कम समय बचा है। नाव वाला एक फ्लेयर फायर करता है। परिवार उसी दिशा में दौड़ पड़ता है और दूर से सबमरीन नजर आती है। लंबे सफर के बाद उन्हें एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है, जहाँ बेन पेशाब करता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे आखिरकार दूर से सबमरीन को देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें एक खड़ी पत्थरों वाली पहाड़ी चढ़नी होगी। जैसे ही वे चट्टानी रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर टूटकर गिरते हैं। अचानक एक बड़ा रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया बच्चों को धक्का देकर पीछे हटाती है, लेकिन एक बड़ी चट्टान उनके बीच गिर जाती है और वे अलग हो जाते हैं। जूलिया चिल्लाती है कि बच्चे बिना रुके आगे भाग जाएं, लेकिन कैसी रोकर मना करती है। बहुत बहस के बाद जूलिया मजबूर होकर वादा करती है, मैं बाद में तुम्हें ढूंढ लूंगी, अभी तुम आगे बढ़ो। कैसी आंसू रोकते हुए बेन का हाथ पकड़कर सबमरीन की तरफ बढ़ जाती है। बच्चे पहुंचते हैं और देखते हैं कि नाव वाला जमीन पर खून में लथपथ पड़ा होता है, लेकिन बच्चे सबमरीन ले सकते हैं। जूलिया की तरफ देखते हुए वह देखती है कि विशाल क्रैब्स का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा है। वह बंदूक उठाकर फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ क्रैब्स मर जाते हैं, लेकिन उनका झुंड अनंत की तरह बढ़ता आता है। तभी कैसी चट्टान की दीवार के ऊपर दिखाई देती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जूलिया टूटे पैर के साथ तेजी से चढ़ती है और कैसी उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। दोनों सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ऊपर खड़ा होता है और गोली चलाना शुरू कर देता है, ताकि क्रैब्स उन तक न पहुंच सके। जैसे ही तीनों अंदर जाते हैं, क्रैब्स सबमरीन की बाहरी धातु को खाने लगते हैं। समुद्र वापस आता है। यह आखिरी मोमेंट है। तीनों सीट बेल्ट बांधकर बैठते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। समुद्री लहरें पूरी ताकत से सबमरीन को इधर उधर मारने लगती हैं। जोरदार झटकों के बीच जूलिया की आंखों के सामने पूरी यात्रा की झलकियां घूम जाती हैं और कैसी उल्टी कर देती है। उच्च आवाज सुनाई देती है और फिर तीनों बेहोश हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती हैं। सब जिंदा होते हैं। हैच खोलकर वे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सबमरीन पानी की लहरों से बहकर एक उजड़े हुए शहर में पहुंच चुकी है। शहर का हाल बुरा है, लेकिन जमीन है, हवा है और जिंदा रहने की उम्मीद अब सच है। परिवार एक दूसरे को गले लगाता है और यहीं फिल्म खत्म होती है।